हेलो एंड वेलकम बैक वंस अगेन टू योर ओन चैनल जुडिशियस। आज के सेशन में हम बात करेंगे अबाउट द इम्पोर्टेंस एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। और पहला क्वेश्चन जिसका आंसर हम ढूंढने की कोशिश करेंगे वो है व्हाई इज मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट। चलिए एक एग्जांपल लेकर समझते हैं। सपोज आप कोई नया बिजनेस वेंचर स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको नेक्स्ट स्लाइड पर आने वाले 10 क्वेश्चंस के आंसर्स को यस या नो में देना होगा। आइदर यू विल से यस और यू विल से नो। अब आएंगे वो 10 क्वेश्चंस आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 1 इज विल योर बिजनेस हैव अ गोल। अगर आप कोई बिजनेस करना चाह रहे हैं तो क्या उसका कोई गोल होगा? बहुत ऑब्वियस सी बात है, या तो आप बिजनेस करेंगे प्रॉफिट कमाने के लिए जो जनरली लोग करते हैं, या फिर आपका पर्पस होगा सोसाइटी की सर्विस करना, सोशल सर्विस। दोनों ही सिचुएशन में आपका कोई गोल तो है। दैट मीन्स यस, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर विल डेफिनेटली बी यस। बिना किसी गोल के आप कोई भी बिजनेस नहीं करेंगे, चाहे वो प्रॉफिट हो चाहे सोशल सर्विस। सेकंड, कि आपके पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज होंगी। हम सभी जानते हैं कि रिसोर्सेज आर ऑलवेज स्केर्स, उनकी हमेशा कमी रहती है। अगर अनलिमिटेड रिसोर्सेज आपके पास हैं तो बिजनेस करने की इन द फर्स्ट प्लेस जरूरत ही क्या है? क्या नीड है प्रॉफिट कमाने की, कुछ करने की? दैट मींस द आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी नो, रिसोर्सेज अनलिमिटेड नहीं है। थर्ड क्वेश्चन इज विल यू वांट हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जो भी प्रोडक्ट आप बनाकर मार्केट में ले जाना चाह रहे हैं, क्या आप ये चाहते हैं कि उसकी प्रोडक्शन की कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई हो? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जितनी ज्यादा उसकी प्रोडक्शन की कॉस्ट हाई होगी उतना ज्यादा ही आप उसका एमआरपी हाई रखेंगे। कहीं वो आपके कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट के प्राइस से ज्यादा हो गया तो चांसेस आर कि आपका प्रोडक्ट मार्केट में सेल ऑफ नहीं होगा। तो डेफिनेटली आप अपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम रखना चाहेंगे। तो इसका आंसर आ गया है नो। वुड यू लाइक टू ग्रो योर बिजनेस इन फ्यूचर? ऑब्वियसली हम आज जो बिजनेस कर रहे हैं फ्यूचर में हम चाहेंगे कि वो आगे ग्रो करे, तो इसका आंसर है यस। फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर है वुड यू वांट योर बिजनेस टू रन एफिशिएंटली एंड स्मूथली? Obviously, it's going to be a yes. Question number 6 says, will you be against earning higher profit? अगर आपको आपके बिजनेस से लीगली और एथिकली ज्यादा प्रॉफिट्स मिल सकते हैं तो क्या आप उनको लेना पसंद नहीं करेंगे? बिल्कुल, ऑब्वियसली आप उस ऐसी चीज के अगेंस्ट नहीं होंगे। अगर हायर प्रॉफिट्स मिल रहे हैं और वो भी लीगली, तो व्हाई नॉट? तो इसका आंसर रहेगा यहां पर नो। सेवंथ क्वेश्चन इज वुड यू इनोवेट लेटर देन योर कॉम्पिटिटर्स? क्या आप वेट करेंगे कि आपका कॉम्पिटिटर जाकर मार्केट में कोई नया इनोवेशन करे और फिर आप जाकर उसको फॉलो करें? नहीं ना। तो ऑब्वियसली यहां पर इसका आंसर रहेगा नो। आप चाहेंगे कि आप खुद उससे पहले, बल्कि सबसे पहले आप कुछ कोई चीज इनोवेट करें। क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है वुड यू कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी इफ पॉसिबल? ऑब्वियसली सीएसआर बहुत ट्रेंडिंग एक टॉपिक है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जो भी बड़े बड़े एंटरप्राइजेस या कॉर्पोरेट हाउसेज हैं जो कि अच्छा अर्न कर रहे हैं, डेफिनेटली दे कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द सोसाइटी। इससे उनकी गुडविल भी बनती है। तो यस, इसका आंसर इज गोइंग टू बी यस। सेकंड लास्ट क्वेश्चन इज विल योर बिजनेस इफ सक्सेसफुल बी यूजफुल फॉर योर कंट्री? ऑब्वियसली यस। अगर आपका बिजनेस अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रहा है तो आपकी कंट्री की ओवरऑल इकोनॉमी में वो हेल्प भी करेगा। और वैसे भी कंट्री को एम्प्लॉयज नहीं, ज्यादा एंटरप्रेन्योर्स चाहिए। तो यस, इसका आंसर भी यस रहेगा। एंड द लास्ट इज वुड यू वांट अ गुड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर? ऑब्वियसली द आंसर इज गोइंग टू बी यस अगेन। तो अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1, 4, 5, 8, 9 और 10 के आंसर यस में दिए हैं तो होपफुली आप फ्यूचर में एक अच्छा बिजनेसमैन या एक अच्छी बिजनेस वुमेन बनकर सामने आएंगे। मगर इन क्वेश्चंस के आंसर को यस में देने के लिए आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज की जरूरत होगी जो आपको अपने दिमाग में रखनी है, एंड दैट इज मैनेजमेंट। क्योंकि मैनेजमेंट ही है दैट विल हेल्प यू इन पॉइंट नंबर 1 अचीवमेंट ऑफ गोल्स, पॉइंट नंबर 2 ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, थर्ड पॉइंट इज कॉस्ट मिनिमाइजेशन, point number 4 change and growth, fifth point efficient and smooth running of business, point number 6 earning higher profits, point number 7 providing innovation, eighth point is social benefits, ninth is contribute towards country, and the last is sound organization structure. These are all 10 points which depicts the importance of management. Point number 1 achievement of goals. Management किसी भी organization के efforts को ज्यादा effective बना देता है एक टीम स्पिरिट को क्रिएट करके एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और ये वो करता है एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनाकर। पॉइंट नंबर 2 ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है मैनेजमेंट उनको इस तरीके से यूज करता है कि मिनिमम वेस्टेज हो और जो भी इनएफिशिएंसीज हैं वो बिल्कुल रिड्यूस कर दी जाए। इससे ऑटोमेटिकली ऑर्गेनाइजेशन की इकोनॉमिक ग्रोथ एक्सेलरेट हो जाती है, आगे बढ़ती है। पॉइंट नंबर 3 कॉस्ट मिनिमाइजेशन। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की स्टडी से मैनेजर्स को यह पता चलता है कि कैसे कुछ टेक्निक्स यूज करी जा सकती हैं कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए। प्रोडक्शन के रिलेटेड कॉस्ट हो, बजटरी कंट्रोल हो, कॉस्ट कंट्रोल, फाइनेंशियल कंट्रोल या फिर मटेरियल कंट्रोल।
पॉइंट नंबर 4, चेंज एंड ग्रोथ। अच्छा मैनेजमेंट ना सिर्फ एक एंटरप्राइज को मोल्ड करता है, उसको ढालता है एक अच्छे फॉर्म में, बल्कि वो ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल एनवायरनमेंट को भी ऑल्टर कर देता है, जिससे कि उस बिजनेस की सक्सेस एंश्योर हो जाती है। पॉइंट नंबर 5, एफिशिएंट एंड स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस। अच्छी प्लानिंग, अच्छा ऑर्गेनाइजेशन और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का इफेक्टिव कंट्रोल कर मैनेजमेंट इंश्योर करता है कि एफिशिएंट और स्मूथ रनिंग हो बिजनेस के सारे ऑपरेशंस की। हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जानते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप होते हैं। पॉइंट नंबर 6, अर्निंग हायर प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स बढ़ाए जा सकते हैं दो तरीकों से, या तो आप अपनी सेल्स का रेवेन्यू बढ़ा दीजिए, मतलब अपनी सेल्स बढ़ा सके, और या फिर अपनी जो रनिंग कॉस्ट है, ऑपरेटिंग कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, उनको कंट्रोल करें। तो रेवेन्यू बढ़ाना हमारे लिए एक्सटर्नल है, उसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। अच्छे मैनेजमेंट के अलावा मार्केट कंडीशंस, कस्टमर्स की टेस्ट एंड प्रेफरेंस, ये सब चीजें भी देखी जाती हैं। तो इसी वजह से मैनेजमेंट कॉस्ट को डिक्रीज करने में जरूर इफेक्टिवली काम कर सकता है, जिससे ऑटोमेटिकली प्रॉफिट्स बढ़ जाएंगे और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी ऑर्गेनाइजेशन को फ्यूचर में ग्रो और डेवलप करने के लिए। पॉइंट नंबर 7, प्रोवाइडिंग इनोवेशन। मैनेजमेंट ही है जो नए आइडियाज, नई इमेजिनेशन और नया विजन प्रोवाइड करता है किसी भी एंटरप्राइज को। नेक्स्ट इज सोशल बेनिफिट्स। मैनेजमेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों की जो है उसको इंप्रूव करता है, स्केर्स रिसोर्सेज, जो कम रिसोर्सेज हैं उनको अच्छी तरह यूज करके। उसके अलावा मैनेजमेंट पीस प्रमोट करता है सोसाइटी के अंदर, प्रोस्पेरिटी प्रमोट करता है सोसाइटी के अंदर, अलग अलग सोशल ग्रुप्स के बीच में रिलेशंस को बेहतर करके, कॉर्डियल बनाकर। कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स कंट्री। डेवलपिंग कंट्रीज जैसे हमारी है इंडिया, मैनेजमेंट का यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि प्रोडक्टिविटी लो है और रिसोर्सेज अनलिमिटेड नहीं है, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। ये बिल्कुल सही कहा गया है कि कोई ऐसा कैटेगराइजेशन नहीं है कंट्रीज में कि ये डेवलप्ड कंट्री है, ये डेवलपिंग है या ये अंडर डेवलप्ड है। ऐसा कोई कैटेगराइजेशन नहीं है। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि ये कंट्री वेल मैनेज्ड है या कोई कंट्री अंडर मैनेज्ड है। 10th एंड द लास्ट पॉइंट इज साउंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। मैनेजमेंट प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एस्टेब्लिश करता है, जिससे सुपीरियर और सबऑर्डिनेट्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस ही खत्म हो जाते हैं। इससे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक कोऑपरेशन की स्पिरिट जनरेट होती है और एम्प्लॉयज में आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है। अब आते हैं आज के अगले और आखिरी क्वेश्चन पर, जो कि है व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के अंदर बहुत सारे कोर फंक्शंस हैं जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिव ऑपरेशन और सक्सेस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ये फंक्शंस एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच प्रोवाइड करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को, ताकि वो अपने गोल्स को इंक्लूड कर सके। कौन से हैं ये फंक्शंस? फर्स्ट इज प्लानिंग, सेकंड ऑर्गेनाइजिंग, थर्ड फंक्शन इज लीडिंग, फोर्थ कंट्रोलिंग, फिफ्थ फंक्शन इज कोऑर्डिनेटिंग, सेकंड लास्ट डिसीजन मेकिंग एंड द लास्ट इज डेलीगेटिंग। इन सबको एक एक करके स्टडी करेंगे और हर एक फंक्शन का हम 3 एस्पेक्ट स्टडी करेंगे यहां पर। पहला, उसकी डेफिनेशन, सेकंड, कौन कौन सी की एक्टिविटीज आती हैं उस फंक्शन के अंदर, और तीसरा, उसका पर्पस क्या है, उन एक्टिविटीज का पर्पस क्या है। सो फर्स्ट इज प्लानिंग। अगर हम प्लानिंग को डिफाइन करें तो ये वो प्रोसेस है जिसमें कि ऑब्जेक्टिव सेट करे जाते हैं एक कंपनी के अंदर, और वो बेस्ट तरीका ढूंढा जाता है, वो बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन ढूंढा जाता है जिनके थ्रू वो ऑब्जेक्टिव्स अचीव किए जा सकते हैं। अब देखते हैं प्लानिंग के अंदर कौन कौन सी की एक्टिविटीज आती हैं। इसके अंदर गोल का आइडेंटिफिकेशन, फ्यूचर में क्या कंडीशन होने वाली है उसकी फोरकास्टिंग, स्ट्रेटेजीज का डेवलपमेंट, और एक डिटेल्ड प्लान बनाया जाता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन की सारी एक्टिविटीज को अकॉर्डिंगली गाइड किया जा सके। पर्पस क्या है प्लानिंग का? ये ऑर्गेनाइजेशन को एक रोड मैप प्रोवाइड करता है, जिससे फ्यूचर में क्या जरूरत अराइज होने वाली है वो एंटिसिपेट कर लिया जाए, वो पहले ही पता लगा लिया जाए, और जो भी चेंज फ्यूचर में होने वाले हैं उसके लिए एडवांस में ऑर्गेनाइजेशन खुद को प्रिपेयर कर सके। सेकंड फंक्शन इज ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग को डिफाइन करते हैं रिसोर्सेज और टास्क को अरेंज करने का प्रोसेस है एक स्ट्रक्चर्ड मैनर के अंदर, ताकि जो प्लान हमने फर्स्ट स्टेप में बनाए थे प्लानिंग में वो इफेक्टिवली इंप्लीमेंट किए जा सके। की एक्टिविटीज जो ऑर्गेनाइजिंग के अंदर आती है वो आती है ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर डिजाइन करना, चाहे वो टॉल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, वो सब यहां पर आएगा। रोल्स को डिफाइन करना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिफाइन करना, रिसोर्सेज कहां कहां से लाने हैं उनको एलोकेट करना, और ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग पार्ट्स के अंदर आपस में उनके रिलेशनशिप्स को एस्टेब्लिश करना।
इसका पर्पस क्या है? ये इंश्योर करता है कि जो रिसोर्सेज हैं, मैंने पहले ही कहा था रिसोर्सेज अनलिमिटेड कभी नहीं होते, देयर इज ऑलवेज अ स्कैर्सिटी, देयर इज ऑलवेज, जिसे हम कह सकते हैं हमेशा से रिसोर्सेज की कमी रहती है। उनका इफेक्टिवली यूज होना यहां पर इंश्योर हो जाता है ऑर्गेनाइजिंग के थ्रू, और जो टास्क असाइंड है वो एक ऑर्डरली और इफेक्टिव मैनर में कंप्लीट हो सके, ये ऑर्गेनाइजिंग का पर्पस है। अगला जो हमारा फंक्शन है दैट इज लीडिंग, जिसको डायरेक्टिंग भी बोलते हैं। इसको डिफाइन करते हैं, ये वो प्रोसेस है जिसके थ्रू लोगों को मोटिवेट, गाइड और मैनेज किया जाता है ताकि वो एक साथ होकर, एकजुट होकर ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स के लिए काम कर सके, उन्हें अचीव करने के लिए। कौन कौन सी की एक्टिविटीज आती हैं लीडिंग के अंदर? वो है कम्युनिकेटिंग द विजन एंड गोल। कंपनी का जो कुछ भी विजन स्टेटमेंट है, मिशन है, उस सबको कम्युनिकेट करा जाता है, सारे गोल्स को एम्प्लॉयज को बताया जाता है, एम्प्लॉयज को मोटिवेट किया जाता है, उनको लीडरशिप दी जाती है, कोई कॉन्फ्लिक्ट अगर ऑर्गेनाइजेशन में है उसको रिजोल्व करा जाता है अमंग्स द एम्प्लॉयज, और जो वर्किंग टीम्स हैं उनकी डायनेमिक्स, क्योंकि अलग अलग बैकग्राउंड से लोग आए हुए होते हैं, अलग अलग कल्चर के लोग होते हैं, उन सब का अलग अलग वर्किंग स्टाइल होता है, तो उन सबको मैनेज करने का काम भी ये लीडिंग के अंदर आता है। पर्पस क्या है? ये प्रोसेस एम्प्लॉयज को इंस्पायर और डायरेक्ट करता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए काम करें। एक पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है, जिससे अपने आप परफॉर्मेंस एनहेंस हो जाती है। फोर्थ फंक्शन मैनेजमेंट का है कंट्रोलिंग। इस प्रोसेस के थ्रू ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को मॉनिटर और इवेल्युएट करा जाता है, ये इंश्योर करने के लिए कि जो भी ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स हमने सेट करे थे अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो अचीव हो रहे हों। की एक्टिविटीज कंट्रोलिंग में आती है परफॉर्मेंस के स्टैंडर्ड्स बनाना, कुछ बेंचमार्क्स बनाना, फिर उन बेंचमार्क्स को अपने एम्प्लॉयज की एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ मेजर करना, कंपेयर करना, और फिर अगर कोई एडजस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है वो करना। पर्पस क्या होता है कंट्रोलिंग का? इससे ये चीज इंश्योर हो जाती है कि ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल को अचीव करने के लिए एक राइट ट्रैक पर आगे बढ़ रही है। प्लस कौन कौन से एरियाज हैं जिनको इंप्रूवमेंट की जरूरत है, और फ्यूचर में इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने में भी हेल्प करती है। फंक्शन नंबर 5 इज कोऑर्डिनेटिंग। इसको अक्सर ऑर्गेनाइजिंग के साथ मिलाकर देखा जाता है। डेफिनेशन, ये वो प्रोसेस है जिससे ये इंश्योर हो जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग जो पार्ट्स हैं, जो डिपार्टमेंट्स हैं, वो एक साथ स्मूथली और एफिशिएंटली काम कर रहे हैं। कौन कौन सी एक्टिविटीज आती हैं कोऑर्डिनेटिंग के अंदर? पहला, सारे डिपार्टमेंट्स के बीच में कम्युनिकेशन को सपोर्ट करना, अलग अलग डिपार्टमेंट्स की एक्टिविटीज को आपस में इंटीग्रेट करना, एक साथ लाना, क्योंकि वो सारी की सारी जो डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज हैं, काम तो वो एक ही ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने के लिए कर रही है। प्लस ये इंश्योर करना कि जो भी रिसोर्सेज हैं ऑर्गेनाइजेशन के पास, क्योंकि वो रिसोर्सेज अनलिमिटेड नहीं है, लिमिटेड है, तो वो रिसोर्सेज सारे डिपार्टमेंट्स में अप्रोप्रिएटली आपस में शेयर हो रहे हो, डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। पर्पस क्या होता है कोऑर्डिनेटिंग का? देखिए, सारे एम्प्लॉयज एफर्ट कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए, तो इस कोऑर्डिनेटिंग फंक्शन से क्या होता है कि उनके सारे एफर्ट्स को एक साथ हार्मोनाइज करा जाता है। इससे रिडंडेंसी यानी कि रिपीटिशन ऑफ टास्क, किसी एक एम्प्लॉय ने वो काम ऑलरेडी कर दिया है मगर दूसरे एम्प्लॉय को उसके बारे में बताया नहीं है, तो उसने भी वही टास्क दोबारा कर दिया, तो अल्टीमेटली हुआ क्या? सेम टास्क दो लोगों ने अलग अलग टाइम पर कर दिया, ये ना जानते हुए कि दूसरे पर्सन ने वो काम ऑलरेडी कर रखा है। इसको बोलते हैं रिडंडेंसी यानी रिपीटिशन। तो ये कम हो जाएगा जब आपस में कम्युनिकेशन अच्छा रहेगा, और ऑटोमेटिकली ओवरऑल एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाएगी। सेकंड लास्ट फंक्शन मैनेजमेंट का है डिसीजन मेकिंग। इस प्रोसेस में चॉइसेस करी जाती है, अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स, जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं उनमें से बेस्ट चॉइस को सेलेक्ट करने का प्रोसेस होता है डिसीजन मेकिंग, और इसके साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन के एक्शंस को भी गाइड करना। की एक्टिविटीज क्या होती हैं? प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उनको एनालाइज करना, हर एक ऑप्शन के साथ क्या रिस्क आ रहा है, कोई रिस्क एसोसिएटेड है, अगर हम ऑप्शन ए चूज करते हैं तो क्या उसके साथ कोई रिस्क भी है, क्या हम ऑप्शन बी चूज करते हैं क्या उसके साथ कोई रिस्क अटैच्ड है, तो ये वैल्यूएशन भी यहां पर होता है, और फिर उसमें से बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन को चूज करना की एक्टिविटी होती है डिसीजन मेकिंग की। और पर्पस क्या है? चैलेंजेस का सॉल्यूशन प्रोवाइड करना और मैनेजमेंट के सारे फंक्शंस को पॉजिटिवली इंपैक्ट करना। आखिरी जो फंक्शन है मैनेजमेंट का दैट इज डेलीगेटिंग। इसको अक्सर लीडिंग के साथ इंटीग्रेट करके देखा जाता है। अगर डेलीगेटिंग की डेफिनेशन देखें तो ये वो प्रोसेस है जिसके थ्रू मैनेजर्स बाकी एम्प्लॉयज को कुछ टास्क असाइन करते हैं और कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज उनके ऊपर डालते हैं। क्या क्या एक्टिविटीज होती हैं डेलीगेटिंग के अंदर? जैसे मैंने कहा, ड्यूटीज असाइन करना, फिर उन ड्यूटीज को परफॉर्म करने के लिए अथॉरिटी भी देनी पड़ेगी, प्लस ये इंश्योर करना कि जो टास्क डेलीगेट करा गया है, मैनेजर ने जो अपने एम्प्लॉय को जो टास्क दिया है वो इफेक्टिवली कंप्लीट हो जाए। डेलीगेशन का पर्पस होता है कि जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनकी स्किल्स और कैपेबिलिटीज को
पूरी तरीके से यूटिलाइज किया जा सके। मैनेजर्स उनको कुछ ड्यूटी असाइन कर देते हैं, कुछ अथॉरिटी भी दे देते हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं। डेलीगेशन करने की वजह से मैनेजर्स को हाई लेवल के टास्क पर फोकस करने का मौका मिल जाता है। तो ये सारे फंक्शंस हैं, ये इंटर रिलेटेड हैं और अक्सर ये ओवरलैप भी होते हैं, जिससे कि एक कंटिन्यूअस साइकिल बन जाती है इन सारे प्रोसेसेस की। इफेक्टिव मैनेजमेंट बस यही है कि इन सारे फंक्शंस का एक बैलेंस बना रहे, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव किया जा सके और जो चेंजिंग सर्कमस्टांसेस हैं उनके हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन खुद को अडेप्ट कर पाए, एडजस्ट कर पाए। So with this, I wind up this session. Hope you liked the video and got the hang of it. Till the time we meet next, it's Mamit Sharma signing off. Bye-bye and take care. Thank you so much.